तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास। तो कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। इसको हल करने के मैं आप लोग को दो तरीके बताऊंगा। तो पहले तो हम लोग देखते हैं इसका डायरेक्ट वाला तरीका। हम लोग मान लेते हैं कि पहले उसका व्यय 100 था, तो मूल्य में वृद्धि हुई 30% की। तो 100 था, 30% की वृद्धि हो गई, कितना हो गया? 130%। अब कह रहा है कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। यानी 130 को हम लोग को फिर से 100 बनाना है। 130 को अगर फिर से 100 बनाना है तो 30 में से जो है 130 में 30 हटाना पड़ेगा। तो 30 घटाना पड़ेगा किसमें? 130 में। अब परसेंट में उत्तर लाना है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 300/13 बटे सही मिलाएंगे, 13 दूनी 26, 40 बना, 13 तिया 39, 23 सही 1/13%। यानी सीता को चीनी की खपत में कितने की कमी करनी पड़ेगी? 23 सही 1/13%। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा वाला तरीका, जो कि इस टाइप के हर सवाल में काम देगा, और जो इससे थोड़ा सा अलग भी रहेंगे ना, उन सवालों में भी ये वाला तरीका काम देगा। ठीक है, देखिए, मूल्य गुणे मात्रा, और मात्रा को ही हम लोग बोलते हैं खपत भी। ठीक है, मूल्य गुणे मात्रा बराबर क्या होता है? व्यय होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग चीनी लेने गए और चीनी का मूल्य है 40 रुपये/kg, और आपने 2 kg चीनी खरीदा, मात्रा मात्रा 2 kg खरीदा है, आपका व्यय कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, यानी मूल्य गुणे मात्रा बराबर क्या होता है? व्यय। मूल्य यानी पुराना और नया। ये बताइए 30% का रेशियो कितना हो जाएगा? 30% का रेशियो हो जाएगा 3/10। यानी 10/30% कितना है? 3। यानी पुराना मूल्य कितना है? 10 रेशियो। ये है पुराना मूल्य। अब वृद्धि कितनी की हो रही है? 3 रेशियो की। ठीक है, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो रही है, तो 30% का रेशियो 3/10। यानी पुराना मूल्य जो है 10 रेशियो है, 3 रेशियो की वृद्धि हो रही है, तो नया मूल्य कितना हो जा रहा है? 10 3 13 रेशियो। अब देखिए, यानी मात्रा पहले क्या थी, पुराना क्या था, और नया मात्रा क्या था? मात्रा यानी खपत। खपत पहले कितनी थी और अब कितनी है, ये हम लोग को नहीं मालूम है। लेकिन ये हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर वही संख्या लिखनी है कि इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा, यहाँ नीचे व्यय यहाँ पर बराबर आनी चाहिए। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 13, इस 13 का गुणा यहाँ पर कर दो, और इस 10 का गुणा यहाँ पर कर दो, तो इन दोनों का गुणा यहाँ पर जो आएगा और इन दोनों का गुणा जो यहाँ पर आएगा वो बराबर आएगा। ठीक है, अब देखिए गुणा करते हैं, मूल और मात्रा का गुणा करते हैं। 13 धाम में 130, 13 धाम में 100। अब देखिए बराबर आ गया। तो यहाँ से हम लोग का आ जाता है खपत यानी मात्रा का रेशियो। अब खपत का रेशियो कितना आ गया है? पहले 13 था। ठीक है, पहले 13 था, अब कितना हो जा रहा है? 10। ठीक है, देखिए यहाँ पे खपत पहले 13 थी, अब कितना हो जा रहा है? 10 हो रहा है। यानी खपत में उसको 3 की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, खपत पहले 13 था, अब 10 हो जा रहा है, यानी साफ साफ दिख रहा है खपत में 3 की कमी हो रही है। लेकिन 3 की कमी हो रही है किसमें? 13 में। उत्तर लाना परसेंट में 100 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 23 सही 1/13%। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अब ये तो बहुत आसान सवाल है। कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। ए और बी दो लोग हैं, तो कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। यानी अगर हम लोग बी का वेतन 100 मान लेते हैं, ए का वेतन कितना हो जाएगा? इससे 20% कम है, तो ये हो जाएगा 80, है ना। कह रहा है बी का वेतन यानी ये वाला बी के वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है? 20 अधिक है, लेकिन पूछा है परसेंट में। तो बी के वेतन ए से 20 अधिक है। ठीक है, ऊपर तो हो जाएगा 20 अधिक है, लेकिन किससे? ए के वेतन से। तुलना किससे हो रही है? ए से। ए का कितना है? 80। जिससे तुलना हो रही है हमेशा वो नीचे रहेगा। उत्तर लाना परसेंट में, 100 से गुणा हो जाएगा। 20 चौक 80 और 4 पे जाएगा ये 25 बार, हो जाएगा 25%। यानी बी के वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? 25%। इसको आप लोग रेशियो से भी लगा सकते हैं। तरीका सेम यही रहेगा, बस वहाँ पर रेशियो आ जाएगा। 20% का रेशियो कितना हो जाएगा?
1/5। ए और बी, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन कितना हो जाएगा 5 रेशियो, और 5 का 20% 1 रेशियो कम। बी का वेतन हो जाएगा 5 रेशियो, ए का वेतन जो है बी के वेतन से 1 रेशियो कम, यानी 4 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो बी के वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, बी के वेतन ए से कितना अधिक है 1 रेशियो। 1 रेशियो अधिक है, लेकिन किससे, ए से, 4 रेशियो से। लाना है परफेक्ट में, 100 से गुणा हो जाएगा, रेशियो से रेशियो 4 से काटेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा 25। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा कि यदि ऋचा की आय मीना की आय से 9.1/11% अधिक है, ये 9.1/11% है। ठीक है, तो मीना की आय ऋचा की आय से कितनी कम है। हम लोग पहले निकाल लेते हैं 9.1/11% का रेशियो। ये हो जाएगा 11×9 = 99 + 1, यानी 100/11%, और परसेंट हटेकर नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, आ जाएगा 1/11 रेशियो, यानी 11 का 9.1/11% कितना हो जाएगा, 1 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो ऋचा है और मीना, कह रहा है ऋचा की आय मीना की आय से, ठीक है, 9.1/11% अधिक है। 11 रेशियो किसकी आय हो जाएगी, ये हो जाएगी मीना की आय, और 1 रेशियो ऋचा की आय मीना से अधिक है। अगर मीना की आय 11 रेशियो है तो ऋचा की आय कितनी हो जाएगी, 1 रेशियो अधिक, यानी 12 रेशियो। अब कह रहा है मीना की आय ऋचा की आय से कितनी कम है। ये बताइए, मीना की आय ऋचा की आय से कितनी कम है, 1 रेशियो कम है। 1 रेशियो कम है, लेकिन तुलना किससे कर रहा है, ऋचा से। तो ऋचा कितनी है, 12 रेशियो, तो नीचे आ जाएगा 12। उत्तर परसेंट में दिया हुआ है, तो हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा 50/6, काटेंगे 2 से काटेंगे 50, और यहाँ पर जाएगा 6, यहाँ पर भी आगे भी काटेंगे तो आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 25/3, यानी इसको बटे फैम लिखेंगे तो 3×8 = 24, 8/1/3%। विकल्प में ऐसा कोई भी विकल्प नहीं दिया हुआ, लेकिन ये जो सी वाला है ना, सी वाला यही विकल्प है। कैसे, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। सी में क्या लिखा हुआ है, 8/4/12%। अगर आप लोग यहाँ पर जो 100/12 था ना, देखिए यहाँ पर जैसे आप लोगों ने लिखा था, यहाँ पर इसको 1r/12 रेशियो गुणे 100, आप लोग यहाँ से सीधे निकाल लेते हैं। यहाँ पर रेशियो से रेशियो कट जाता, 100/12 आ गया था, 12×8 = 96, 8/4/12 सीधा आ जाता है ना, वही चीज़ है। या आप लोग यहाँ भी देखिए कि इसको काटेंगे तो 4×4 = 4, 4×3 = 12 आ जाएगा, या आप लोग इसको भी 4 से गुणा और इसको भी 4 से गुणा करेंगे तब भी सेम वही आएगा। ठीक है, ये जो 8/1/3% है, ये सी वाला विकल्प यही है। तो ये सवाल भी सेम वैसा ही है, कह रहा है कि यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है, तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितनी कम। सचिन है और सोहन है, कह रहा है कि 50/7% अधिक है, तो हम लोग पहले निकालते हैं 50/7 का रेशियो क्या होगा। ये हो जाएगा 1/14, यानी 14 का 50/7 कितना है, 1 रेशियो। ठीक है, यानी अगर सोहन की आय 14 रेशियो है, तो सचिन की आय जो है सोहन की आय से 50/7% अधिक है, तो 14 का 50/7% कितना रेशियो है, 1 रेशियो। ठीक है, तो सचिन की आय कितनी हो जाएगी, 14×1 = 15 रेशियो। अब कह रहा है कि सचिन की आय, सॉरी, सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितनी कम है। सोहन की आय सचिन की आय से कितनी कम है, 1 रेशियो कम है। 1 रेशियो कम है किससे, सचिन से पूछ रहा है, सचिन से तुलना कर रहा है। सचिन कितनी है, 15 रेशियो। उत्तर लाना है परसेंट में, 100 से जुड़ा हो जाएगा, तो रेशियो से रेशियो 5 से काटेंगे 3 बार जाएगा, और ये 20 बार आ गया, 20/3%। इसको काटेंगे 3×18, 3×18, बार बार 6 आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर 7% लिख देंगे, 6.67%, यानी हमारा विकल्प सी वाला सही हो जाएगा।
इसमें कह रहा है कि एक निश्चित दूरी, ठीक है, दूरी निश्चित है, एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 20% कम करने के लिए एक मोटर चालक को अपनी गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। देखिए इसको भी आप लोग दो तरीके से लगा सकते हैं, डायरेक्ट से भी और इसका जो रेशियो वाला तरीका है उससे भी लगा सकते हैं। अब डायरेक्ट कैसे लगाएंगे हम लोग देखते हैं। मान लीजिए उसकी निश्चित दूरी 100 थी, ठीक है, 100 तय करनी थी, 20% कम हो गई, कितना हो गया 80, ठीक है। 80 को हम लोग को फिर से 100 बनाना है, यानी 80 में जो है +20 करना पड़ेगा, ठीक है। यानी 100 थी इसकी दूरी, अब 80 हो गई, 80 को फिर से 100 बनाना है तो 80 में 100 की वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी किसमें 80 में, ठीक है। परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 25%, ठीक है। ये तो इसका डायरेक्ट वाला तरीका है, लेकिन ध्यान रखना कोई लीगल तरीका ये नहीं है, लेकिन डायरेक्ट ऐसे भी उत्तर आ जाता है, ठीक है। हम लोग दूरी मान लेते हैं 100, 20% कम हुआ तो 80 हो गया, यानी 80 को फिर से 100 बनाना है तो इसमें 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी, लेकिन हम लोग को इसको परफेक्ट में निकालना है तो 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी किसमें 80 में, 20/80 गुणे 100 कर दिए तो आ गया 25%, यानी 80 में 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। हमारा विकल्प 30 सही हो जाएगा। ये तो है इसका डायरेक्ट डायरेक्ट वाला तरीका, लेकिन ये तरीका लीगल नहीं है। अब हम लोग देखते हैं इसका रेशियो वाला तरीका। 20% का रेशियो कितना होता है 1/5, और दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे, ठीक है। आप लोग इस वाले तरीके को जरूर सीखिएगा, ये जो रेशियो वाला यानी बेसिक वाला तरीका होता है। अब देखिए पहले और अब समय गुणे चाल, या आप लोग चाल गुणे समय कुछ भी कर लीजिए, चाल गुणे समय, इन दोनों का गुणे बराबर किसके होता है दूरी के, ठीक है। कह रहा है समय को 20% कम करने के लिए, तो 20% का रेशियो 1/5, यानी 5 का 20% कितना 1 रेशियो, यानी समय पहले 5 रेशियो अगर था, ये वाला 5, तो 1 रेशियो कम हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है अब 4 रेशियो। तो कह रहा है कि अगर समय को 5 रेशियो से 4 रेशियो करना है तो मोटर चालक को अपनी गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। अब चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ये हम लोग को नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि एक निश्चित दूरी। ये बताइए अगर निश्चित दूरी दूरी दिया हुआ है तो पहले भी दूरी बराबर रहेगी और बाद में भी, यानी अब भी दूरी उसकी बराबर रहेगी। यानी हम लोग यहाँ पर और यहाँ पर ऐसा क्या चीज़ लिखें कि इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा नीचे बराबर आए। पाप आप दिख रहा है 4 का गुणा यहाँ पर कर दीजिए और 5 का गुणा यहाँ पर कर देंगे। इन दोनों का गुणा 5 से 20 और इन दोनों का गुणा 4 5 से 20, यहाँ पर दूरी बराबर आ रही है क्योंकि दूरी यहाँ पर निश्चित दिया हुआ है। तो यहाँ से चाल का रेशियो आ गया, है ना। पहले चाल कितनी थी 4 रेशियो, अब कितनी हो गई है 5। वही कह रहा है कि गति यानी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। पहले 4 था अब 5 हो गया, 1 रेशियो की वृद्धि हुई किसमें 4 में। तो परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से भी उत्तर 25% आ जाएगा। आप लोग ये जो दूसरा वाला तरीका है ना, इसको हमेशा ध्यान में रखिए। कह रहा है कि राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई। नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितने प्रतिशत कम है। इसको आप लोग कई तरीके से लगा सकते हैं, बहुत आसान सवाल होता है। हम लोग मान लेते हैं कि राजीव के वेतन पहले 100 था, 40% कमी की गई, 100 का 40% 40 होगा। पहले उसके वेतन 100 था, 40% कमी किया गया, कितना हो गया 60 हो गया। अब कह रहा है फिर 50% की वृद्धि हो गई, यानी 60 हो गया तो 60 में 50% की वृद्धि हो गई। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 60 का 50% कितना होगा 30 होगा, है ना। 50% मतलब होता है किसी चीज़ का आधा, 60 का 50% इसका आधा यानी 30 होगा। 60 का 50% इसका आधा ही तो होगा, 2 जीरो से 2 जीरो 56, ठीक है। यानी 60 में 50% की वृद्धि हुई यानी 30 की वृद्धि हो गई, तो अब उसका कितना हो गया 3 90, यानी अब वेतन 90 हो गया। कह रहा है कि नया वेतन, तो ये 90 जो है उसका नया वेतन, नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितना कम है 10% कम है, ठीक है। 10 कम है लेकिन तुलना किससे हो रही है आरंभिक वेतन से। 10 कम है तुलना हो रही है आरंभिक वेतन से,
उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, परसेंट मिलाना 100 से गुणा, यहाँ से सीधा आ जाएगा 10% कम है। ठीक है। अब ऐसे सवालों को हल करने के लिए एक फार्मूला भी आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, वो होता है यक्स प्लस वाई प्लस यक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये वाला फार्मूला भी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, और ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो वो भी काफ़ी बढ़िया रहेगा। हम लोग पहले इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन ध्यान देना है यहाँ पर अगर कमी है तो माइनस लगेगा, और वृद्धि है तो वो तो प्लस रहेगा ही, है ना। कमी रहेगी तो हमेशा वहाँ पर माइनस लगेगा। तो यक्स बराबर कितना है, कम 40% कमी है तो यक्स बराबर माइनस का 40 है, और वाई बराबर कितना है, वृद्धि हो रही है 50% की, जहाँ पर वाई बराबर 50 आ जाएगा। तो यक्स के स्थान पर हो जाएगा माइनस का 40 प्लस का 50 प्लस माइनस का 40 गुणे 50 बटे 100। ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, माइनस और प्लस घटेगा और चिन्ह लगेगा बड़ा वाला, तो -40 जो है 50 प्लस 50 में घटेगा तो आ जाएगा 10, और यहाँ पर ब्रैकेट टूटेगा तो हो जाएगा माइनस का 4 पंचे 20, माइनस के 20 हो जाएगा, ब्रैकेट टूटेगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10 माइनस 20, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10। अब देखिए माइनस है तो इसलिए हो जाएगा 10% कमी। ठीक है। ध्यान देना अगर माइनस आएगा तो हमेशा वो कमी को दर्शाएगा। ठीक है। आप लोग एक्स और वाई इस वाले फार्मूले को भी यहाँ पर लगा सकते हैं। एक्स में लगाएंगे पहला वाला मान और वाई में दूसरा वाला, और इसको आप लोग रेशियो से भी लगा सकते हैं। जैसे 40% का रेशियो होता है 20 दूनी 40 20 पंचे 100, यानी पहले इसका वेतन कितना था 5 रेशियो, 2 रेशियो कम हो गया, कितना हो गया 3 रेशियो। फिर 50% की वृद्धि हुई तो 3 का 50% कितना होगा, वो होगा 1.5। ठीक है। 3 का 50% 1.5 होगा, तो 3 में 1.5 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया 4.5। तेरा नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितने प्रतिशत कम है, नया वेतन जो है ये 4.5 आरंभिक वेतन से कितना कम है 0.5, ऊंचा परसेंट में 0.5 कम है किससे 5 पे, तो यहाँ से भी आ जाएगा आप लोग का 10%। ठीक है। आप लोग 3 तरीके से इसको लगा सकते हैं। ये सवाल भी सेम वैसा ही है, कह रहा कि रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई, उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था। तो पहले तो हम लोग इसमें लगाते हैं यक्स प्लस वाई प्लस यक्स इंटू वाई अपॉन 100 वाला फार्मूला। तो यक्स के स्थान पर क्या है 50% कमी हो रही है तो हो जाएगा माइनस का 50, वाई के स्थान पर क्या है वृद्धि 50% हो जाएगा प्लस का 50, यानी माइनस का 50 प्लस का 50 और यहाँ पर -50 गुणे प्लस का 50 बटे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब -50 में से प्लस 50 घटाएंगे, -50 में से प्लस 50 घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा, है ना। यहाँ से आ जाएगा 5 5 25, यानी माइनस का 25, ये माइनस में आएगा आ रहा है इसलिए हो जाएगा 25% की कमी। ठीक है। या हम लोग इसका दूसरा वाला तरीका भी देख लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं पहले इसका वेतन 100 था, 50% कमी हुई, 100 का 50% 50 होगा, यानी अब हो गया उसका वेतन 50। फिर बाद में यानी इसमें 50% की वृद्धि हो गई, तो 50 का 50% क्या होगा, वो होगा इसका आधा यानी 25 होगा, है ना। 50 का 50% 25 होगा, तो 25 की वृद्धि हो रही है, कितना हो जा रहा है ये 75 हो जा रहा है। कह रहा है अंतिम वेतन 75 है, उसके आरंभिक वेतन 100 है, कह रहा है अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितना कम है, ये है सीधा 25%। आप लोग सीधा इसको कम बोल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि तुलना हो रही है 100 फिर सीधा आप लोग बोल सकते हैं 25% कम है, या आप लोग निकालना चाहें तो 25 कम है किसमें 100 में, परसेंट मिलाने के लिए 100 से बुरा यह आ जाएगी सीधा 25। ये सवाल भी सेम वैसा ही है, बस इसमें यहाँ पर जीवाणु आगे है, बाकी सेम सवाल वैसा ही है। एक जीवाणु को आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है, तो 20 मिनट के अंत में जनसंख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी है। ठीक है।
आप लोग इसको 100 भी मान सकते हैं या आप लोग एक्स वाई भी इसमें लगा सकते हैं। एक्स का मान कितना है प्लस का 6 और वाई का मान कितना है प्लस का 10। दोनों बार वृद्धि हो रही है इसलिए यहाँ पर प्लस प्लस रहेगा। और 20 मिनट बाद बोला इसलिए यहाँ पर 2 ही बार ये वृद्धि होगी। हम लोग लगाएंगे एक्स प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन, यहाँ पर है एक्स के स्थान पर 6 वाई के स्थान पर 10 प्लस 6 गुणे 10 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ पर 6 प्लस 10 प्लस यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 6 में 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.6 है ना। यहाँ पर 6 में 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.6 और यहाँ पर ये कितना हो जा रहा है 16 प्लस 0.6 यानी हो जाएगा 16.6% वृद्धि। 20 मिनट के अंत में जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 16.6% की। कह रहा है कि स्टेफन मास्टर निर्णय करता है कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2% बढ़ा दी जाए और 8% घटा दिया जाए। यानी लंबाई जो है 2% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई जो है 8% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में हुआ कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये बताइए आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें 2 ही यूनिट है, 2 ही चीजें हैं, इसलिए हम लोग इसमें भी एक्स और वाई वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो एक्स के स्थान पर क्या दिया हुआ है 2% बढ़ रहा है यानी प्लस का 2 और वाई के स्थान पर प्लस का, और यहाँ पर घटा रहा है ना, यहाँ पर माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, वाई के स्थान पर माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, और आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई चौड़ाई होता है, यहाँ पर 2 ही यूनिट है इसलिए हम लोग यहाँ पर एक्स वाई वाला फार्मूला लगा सकते हैं। एक्स प्लस एक्स इंटू वाई बटे एक्स के स्थान पर है 2 और वाई के स्थान पर -8। जब यहाँ पर -8 लिखेंगे तो हो जाएगा 2 - 8 प्लस 2 गुणे -8 बटे 100। ये हो जाएगा प्लस माइनस यानी -6 हो जाएगा प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा -16 बटे 100। यहाँ हो जाएगा -6 और इसको हम लोग लिख सकते हैं -0.16। ठीक है, 16 में 100 पे भाग देंगे आ जाएगा 0.16। ठीक है, ये हो जाएगा -6 माइनस प्लस माइनस होगा -6 - 0.1 माइनस। ध्यान देना हमेशा माइनस माइनस जुड़ता है। ठीक है, माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है। -6 और 0.16 जुड़ेगा तो हो जाएगा 6.16। ठीक है, माइनस का 6.16, यहाँ पर ये भी माइनस में आ रहा है इसलिए 6.16 कमी। ठीक है, उसके क्षेत्रफल में कितना 6.16 की कमी हो जाएगी। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। कह रहा है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी आयत के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। ये बताइए वर्ग कैसे होता है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और आयत कैसे होता है। आयत में लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा। और आयत क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ये बताइए यहाँ पर जो भुजा इसमें दिया हुआ है वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसकी ये चौड़ाई और लंबाई अलग अलग होती है, इसलिए यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दिया हुआ है। बाकी इसको वर्ग का जो क्षेत्रफल है ना, इसको भी आप लोग लंबाई गुणे चौड़ाई लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग इसको एक को लंबाई मान लीजिए एक को चौड़ाई मान लीजिए तो वर्ग का क्षेत्रफल भी लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भुजा का स्क्वायर इसलिए होता है क्योंकि वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, वर्ग भी एक तरह से आयत ही होता है। ठीक है, वर्ग भी एक तरह से आयत होता है लेकिन इसकी भुजाएं जो हैं बराबर
होती हैं। कह रहा है कि इसकी लंबाई में 30% की वृद्धि और चौड़ाई में जो है 20% की वृद्धि हो जाती है। तो परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। इसमें भी आप लोग एक्स और वाई वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो एक्स के स्थान पर क्या है 30% और वाई के स्थान पर 20%। दोनों प्लस होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों में वृद्धि हो रही है। ठीक है, ध्यान देना वर्ग और आयत इन दोनों का क्षेत्रफल का फार्मूला सेम होता है, लेकिन इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए यहाँ पर भुजा का स्क्वायर आ जाता है। इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती, इसलिए यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई आ जाता है। लेकिन इसके वर्ग के क्षेत्रफल को भी आप लोग अगर लंबाई और चौड़ाई लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग इसकी लंबाई को ये मान सकते हैं और चौड़ाई को ये, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वर्ग भी एक तरह से आयत है। ठीक है, अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान 100। एक्स के स्थान पर है 30 और वाई के स्थान पर कितना है 30 प्लस 30 गुणे 30/100। यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा और 30 और 20 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 50 प्लस 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 56%। प्लस में आ रहा है इसलिए जो है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना 56% अधिक होगा। आप लोग इसमें भी ना रेशियो वाला जो तरीका है उसको भी लगा सकते हैं। जैसे 30% लंबाई में 30% की वृद्धि हो रही है तो 30% का रेशियो होता है 3/10। ठीक है, लंबाई पहले 10 थी, अब कितनी हो रही है 13 हो जा रही है। और चौड़ाई में कितने की वृद्धि हो रही है 20% की, तो 20% का रेशियो 1/5, यानी चौड़ाई पहले 5 थी तो अब कितना हो जा रहा है 1 हो जा रहा है। ये बताइए क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल क्या है, पहले क्या था 10/50 और अब कितना हो जा रहा है 13×70। ठीक है, वही कह रहा है कि क्षेत्रफल की परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। पहले 50 था, अब कितना हो जा रहा है 78, यानी 28 की वृद्धि हो रही है किसमें 50 में। उत्तर लाना है 100 से, परसेंट में 100 से गुणा हो जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा आप लोग का 56%। ठीक है, ध्यान देना जो आयत और वर्ग दिया हुआ है ना, जो मैंने आप लोग को कई बार मैं बता चुका हूँ कि ये दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, अब ये सवाल भी सेम वैसा ही है, इसमें भी वर्ग और आयत दिया हुआ है लेकिन ये दोनों एक ही हैं। एक वर्ग की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई में 35% और 25% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। आप लोग इसमें रेशियो वाला खुद लगाइएगा, मैं आप लोग को इसका जो एक्स वाई वाला फार्मूला है उस वाले से बता देता हूँ। बाकी आप लोग रेशियो वाला तरीका इसमें एक बार लगाइएगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज होगा। एक्स का मान कितना है प्लस का 35, वाई का मान प्लस का, यानी 35 प्लस 25 प्लस 35 गुणे 25/100। 5 काटेंगे, सॉरी 25, इसको 5 नहीं, इसको ये सीधा 25 से ही कट जाएगा। 25 से ऊपर 100, 4 से काटेंगे 4 8 32, कितना बचा है 30, 4 7 28, 4 पंचे 30। ठीक है, ये कितना हो जा रहा है 8 प्लस 8.75। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 68.75%। ये प्लस में आ रहा है इसलिए हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 68.75% अधिक है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल सेम ऐसा ही है, कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः +15% और -10% का परिवर्तन किया जाता है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसने साफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है 15% और वाई का मान -10 दिया हुआ है ना। हम लोग लिखेंगे एक्स के स्थान पर 15 और यहाँ पर 15 -10 हो जाएगा, प्लस 15 गुणे -10/100। 0 से 0 कट जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10 हो जाएगा 15 -10, यानी ये हो जाएगा 5 प्लस 3। देखिए 3 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा -2 × 2 = 2, 2 पंचे,
तो यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 1.5 यानी 3.5% जो है क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। ठीक है, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? 3.5%। ये प्लस में इसलिए अधिक होगा। कह रहा है कि एक घन के प्रत्येक किनारे में 50% की वृद्धि की जाती है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो बता, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 6 गुणे भुजा का स्क्वायर यानी 6a। कह रहा है कि इसके प्रत्येक किनारे में ए क्या है? ये इसका किनारा है। 50% की वृद्धि की जाती है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि इसका जो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल था और अब जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अब वाले में पहले वाले से कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए, पहले और बाद में अगर आप लोग निकालेंगे ना, तो इसमें जो ये फार्मूला है 6, ये दोनों में कॉमन रहेगा और ये कट जाएगा। यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसमें भी ये हो जाएगा a इंटू ए, 6 कट जाएगा, इसका कोई काम नहीं है, तो ये बचेगा a इंटू ए। इसमें भी हम लोग x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 वाला फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, बेसिक से लगाएंगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक्स वाई वाला फार्मूला सीधा लगा सकते हैं। एक्स का मान क्या है? 50, और यहाँ पर वाई का मान भी यहाँ पर 50 ही होगा, क्योंकि ए इंटू ए दोनों का मान यहाँ पर बराबर होता है। ठीक है, धन का जो प्रत्येक कोण होता है वो हमेशा बराबर होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक्स का मान भी 50 और वाई का मान भी 50 होगा, है ना। देखिए, तो एक्स के स्थान पर 50 रखेंगे, 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणे 50 बटे 100। 2 जीरो फिर 2 जीरो कट गया, 50 50 100 प्लस 5 5 25 यानी 25 हो जाएगा, तो हो जाएगा 125%। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 125% की। ध्यान देना, घन का प्रत्येक कोण जो है बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर एक्स और वाई का मान दोनों बराबर है। ठीक है, तो उसमें 125% की वृद्धि हो जाएगी। कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा मापने में 2% अधिक त्रुटि होती है। वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में त्रुटि का प्रतिशत है। अब ये बताइए, 2% जो अधिक गिन लिया जाता है, इसका मतलब तो वही हुआ है कि 2% इसकी भुजा को 2% बढ़ा दिया गया। सवाल सेम है, बस इसने शब्दों के जाल में आप लोग को फंसाने का प्रयास किया है, क्योंकि भुजा मापने में 2% अधिक इसने माप दिया है, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि वर्ग की भुजा 2% बढ़ा दिया है। तो वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए यहाँ पर भी एक्स बराबर भी 2% हो जाएगा और वाई बराबर भी 2%। हम लोग एक्स के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 बटे 100, है ना। यहाँ हो जाएगा 2 2 4 प्लस 2 2 4 बटे 100। 4 को जब आप लोग 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 0.04। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4.04। तो वर्ग के जो क्षेत्रफल है इसमें 4.04% की प्रतिशत वृद्धि होगी, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है, या इतना इसमें चेंज आएगा। कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या इतनी बढ़ जाती है कि उसकी परिधि 5% बढ़ जाती है, वृत्त का क्षेत्रफल तब बढ़ जाता है। ये बताइए, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पाई आर स्क्वायर का मतलब है, यानी आर इंटू आर। ठीक है, क्योंकि पहले और बाद में जब इसको आप लोग बेसिस पे लगाएंगे ना, तो पाई हमेशा कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर पाई का कोई मतलब नहीं है। अब इसमें आप लोग देखो, डायरेक्ट आप लोग इसको उत्तर लगा सकते हैं, लेकिन वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए, वृत्त की त्रिज्या इतनी बढ़ जाती है कि परिधि 5% बढ़ जाती है। ध्यान रखना, वृत्त है, अगर उसमें जितनी परिधि बढ़ रही है, हमेशा ध्यान रखना उतनी ही त्रिज्या बढ़ेगी, और जितनी त्रिज्या बढ़ती है उतनी आप लोग की परिधि भी बढ़ेगी। मैं आप लोग को इसको थोड़ी देर बाद बता रहा हूँ, लेकिन पहले हम लोग इसको लगा लेते हैं, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, आप लोग को दिखा रहा हूँ कि जितनी त्रिज्या बढ़ती है उतनी ही परिधि भी बढ़ती है। त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या आर। ठीक है,
या तो हम लोग इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है 5% बढ़ जाती है, वृत्त का क्षेत्रफल तब बढ़ जाएगा। ठीक है, परिधि 5% बढ़ रही है, इसका मतलब ये जो है कि त्रिज्या भी 5% बढ़ रहा है। यानी यक्स बराबर भी यहाँ पर 5% हो जाएगा, वाई बराबर भी 5%, क्योंकि इसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आर इंटू आर, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई नहीं होती। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 5 + 5 + 5 × 5 बटे और 5 × 5 = 10 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0.2। तो इसमें क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, 10.25 बढ़ जाएगा। अब मैं आप लोग को ये दिखा रहा हूँ कि इसका त्रिज्या, जितने त्रिज्या बढ़ता है उतनी इसकी परिधि भी कैसे बढ़ती है। इसको समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या है, वह कितनी है, 2 है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या 2 है और इस वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, इसकी परिधि का फार्मूला होता है 2πr। ठीक है, अगर त्रिज्या 2 है, परिधि कितनी है, 2πr है। माफ करना, अगर त्रिज्या 2 है तो परिधि का फार्मूला होता है 2πr, तो परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr का मान कितना है, 2, यानी 2 दूनी 4π। ठीक है, ध्यान देना, त्रिज्या 2 है तो परिधि कितनी आ गई, 4π। अब ये बताइए, इसको हम लोग दुगना कर देते हैं, त्रिज्या को हम लोग दुगना कर देते हैं, ये कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, त्रिज्या दुगना कर दिया। अब ये देखिए, क्या परिधि भी दुगनी होती है, परिधि का फार्मूला कितना है, 2πr, यानी 2π × 4 कर देते हैं, ये हो गया 2 × 8, 8π हो गया। देखिए, जैसे हम लोगों ने त्रिज्या दुगनी की, वैसे इसका परिधि भी दुगना हो गया। पहले 4π था, कितना हो गया, 8π, है ना। पहले 4π था जब त्रिज्या 2 थी, जब त्रिज्या दुगना हुआ परिधि भी दुगनी हो गई। अब देखिए, त्रिज्या मान लीजिए हम लोग इसको कर देते हैं 8, यानी इसका 4 गुना। ठीक है, त्रिज्या जो है 8 कर देते हैं, परिधि कितनी हो जाएगी, परिधि हो जाएगी 2π, आर का मान कितना है, 8, हो जाएगा 8 दूनी 16π। देखिए, त्रिज्या जब 2 × 4 गुना हो, 2 × 8 4 गुना हुआ, तो परिधि भी यानी 4π, जब त्रिज्या 2 थी परिधि 4π थी, अब परिधि भी जो है 16π हो गया, यानी 4 गुना बढ़ गया, 4 × 16। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि जितनी त्रिज्या बढ़ती है उतनी ही परिधि भी बढ़ती है। अब देखिए, मैं आप लोग को ये छोटी छोटी चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है ना, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्ट का तरीका लगा लिया है, लेकिन आप लोग अगर इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नहीं समझे रहेंगे बेसिक ना, आप लोग इसको भूल जाएंगे। इसलिए मैं आप लोग को ये सब जो छोटी छोटी चीजें इसको इसलिए डिटेल में बताता हूँ ताकि आप लोग को ये सब चीजें याद रहें। कह रहा कि स्टेफन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 3% बढ़ाने और चौड़ाई 3% घटाने का निर्णय लिया। बोर्ड के क्षेत्रफल में होने वाले कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। एक्स का मान कितना है, 3, और वाई का मान है -3। 3 - 3 हो जाएगा प्लस 3 3 × -3 यहाँ से 3 3 कट जाएगा, है ना, 0 आ जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 3 3 -9 बटे, ये हो जाएगा -0.0, यानी 0.09 माइनस में आ रहा है, इसलिए 0.09% की कमी हो जाएगी। कह रहा है कि यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 25% की वृद्धि की जाती है तो आयतन को समान रखने के लिए ऊंचाई कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। देखिए, घनाभ के आयतन का सूत्र होता है, घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, सवाल आसान है, हम लोग इसको देखते हैं, इसको हम लोग लगाते हैं रेशियो पे। 25% का रेशियो कितना होगा, 1/4, यानी 4 का 25% 1 होगा। देखिए, पहले और अब उसकी लंबाई पहले कितनी थी, 4 रेशियो, और 25 लंबाई में 25% की वृद्धि हो रही है। पहले 4 रेशियो थी, 4 का 25% 1, पहले 4 रेशियो थी, लंबाई अब कितनी हो गई, 1 रेशियो, यानी 5 रेशियो। और चौड़ाई कितनी हो गई, तो चौड़ाई में भी 25% की वृद्धि हो जा रही है। चौड़ाई भी पहले 4 थी और 1 रेशियो की वृद्धि हो गई, तो कितनी हो गई, 5 रेशियो। और ऊंचाई में हम लोग को नहीं मालूम है कितने की कमी करनी चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि
ऊंचाई कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए, उसका आयतन जो है बराबर है। इन तीनों का गुणा जो है आयतन होता है ना। लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई का गुणा बराबर आयतन। अब ये बताइए ऊंचाई पहले कितनी थी और कितना कम कर दिए गए हमको नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग को मालूम है कि इन तीनों का गुणा और इन तीनों का गुणा यहाँ पर नीचे बराबर होना चाहिए। तो साफ साफ दिख रहा है कि 5 पचम 25, इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर लिख दें 25 और इन दोनों को 4 चौक 16, यहाँ पर 16 लिख दें। इन तीनों का गुणा जो आएगा और इन तीनों का गुणा जो आएगा वो बराबर होगा, है ना। देखिए 4 चौक 16, 16 गुणे 25 और 5 पचम 25, यहाँ भी 16 गुणे 25 हो रहा है ना। साफ साफ दिख रहा है कि 5 गुणे 5 यहाँ पर कर देंगे और ये 4 गुणे 4 यहाँ पर कर देंगे, जो है आयतन जो है बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका ऊंचाई का रेशियो आ गया है ना। ऊंचाई का रेशियो कितना आ गया, पहले 25 था, अब कितना हो जा रहा है 16। वही कह रहा है कि ऊंचाई कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए, पहले ऊंचाई 25 थी, अब कितना हो जा रहा है 16। कितनी कमी हो रही है, 9 की कमी हो रही है, किसमें 25 में। 9 की कमी हो जा रही है किसमें 25 में, परसेंट बनाना 100 से पूरा कर देंगे, 25 से ऊपर 100 यानी 9 जब 36% कमी करनी पड़ेगी किसमें, ऊंचाई में। अब ये सवाल भी सेम है, आप लोग हो सकते हैं इसको लगा लें। कह कि एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसे बाद में 40% की कमी की जाती है, संख्या में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। हम लोग एक्स वाई वाला फार्मूला लगाएंगे। तो 40% की वृद्धि की जाती है तो प्लस का 40 और कमी हो रही है तो माइनस का 40। ठीक है, वाई के स्थान पर -40 दिया हुआ है, प्लस 40 गुणे 40 बटे, ठीक है यहाँ पर ये वाला 40 माइनस में है, बटे 100। तो 40 से 40 कट जाएगा, यानी 40 में से 40 घट जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट गया। तो 4 गुणे -4 कितना हो जाएगा, माइनस का 16। तो माइनस का मतलब है कि उतने की कमी हो रही है, यानी 16% की कमी। कह रहे किसी फार्म में काम करने वाले कामगारों की संख्या 21% बढ़ा दी जाती है और प्रति व्यक्ति उनका वेतन जो है 21% घटा दिया जाता है। यदि ऐसा करने से यदि वेतन के लिए व्यय की जाने वाली कुल राशि में x% की कमी होती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको भी आप लोग x और y वाला फार्मूला पे लगा सकते हैं। x का मान कितना दिया हुआ है, 21% बढ़ा दिया जाता है यानी प्लस का, और उनका जो है वेतन जो है 21% घटा दिया जाता है यानी y का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 21। तो जब हम लोग इसको फार्मूले पे रखेंगे तो हो जाएगा 21 माइनस 21 प्लस 21 गुणे माइनस का 21 बटे 100। ये तो कट जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस का 21 गुणे 21 कितना हो जाएगा, 441 बटे 100। यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4.41। ठीक है, यानी 4.41 जो है कमी। एक्स का मान कितना आ गया, 4.41, यानी वेतन के लिए व्यय की जाने वाली कुल राशि में x% की कमी होती है, यानी 4.41% की कमी होती। अब ये तो बहुत आसान सवाल है, कह रहा है कि 2 वर्ष बाद किसी कस्बे की जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या जो है 12 लाख है और जनसंख्या वृद्धि दर 4% है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 12 लाख, और इसमें हर साल कितने की वृद्धि हो रही है, 4% की है, और पूछा है कि 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, 12 लाख वर्तमान जनसंख्या है और 4% की वृद्धि हो जा रही है, तो पहले साल कितनी होगा, 104 बटे 100। दूसरे साल कितना हो जाएगा, उस साल भी 104 इतने का, ठीक है, इतने का 104 बटे 100 हो जाएगा। बस इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, आप लोग का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 12,97,930। ठीक है, इसको आप लोग रेशियो से भी लगा सकते हैं, जिससे 4% का रेशियो कितना होता है, 1/25, यानी जनसंख्या का पहले 25 रेशियो था तो उसमें एक रेशियो की वृद्धि हो जा रही है, कितनी हो जाएगी, 26। पहले जनसंख्या थी 12 लाख, अब हो जाएगी 26 बटे 25, और 2 साल कह रहा है तो दूसरे साल हो जाएगा 26 बटे 25।
वैसे भी अगर आप लोग 104 और 100 इसको काटेंगे तो यहाँ से भी आप लोग आ जाएगा आप लोग का। जब 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 5 24 और 4 के यहाँ पे भी 26/25 इन दोनों का भी आ जाएगा। ठीक है, कुल मिला के चाहे आप लोग इस तरीके से लगाइए या इस तरीके से, दोनों एक ही चीज़ है। ये जो रेशियो वाला तरीका है ये इसका जो है कॉट तरीका है। ठीक है, क्योंकि इसको भी आप लोग काटेंगे, देखिए 26/25 ही आ रहा है। कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होती है यदि 1991 में इसकी जनसंख्या 2,10,912 थी, तो 1988 में यहाँ कितनी थी। हम लोग मान लेते हैं कि 1988 में जनसंख्या उसकी जो है यक्ष थी। ठीक है, तो कितने साल में वृद्धि होगी, कितने साल इस बाद ये जनसंख्या है, ये जनसंख्या जो 1991 की, यानी कितने साल वृद्धि होगी, 89, 90 और 91, यानी 3 साल जनसंख्या वृद्धि होगी। हम लोग मान लेते हैं 1988 में इसकी जनसंख्या कितनी थी यक्ष, तो पहले साल कितनी होगी, 4% वृद्धि यानी 104/100। दूसरे साल यानी 104/, और तीसरे साल भी कितना हो जाएगा, 104/। ठीक है, तो ऐसा करने पर उसकी जनसंख्या जो है 2,10,912 हो गया। ये है 1988 की और ये है 1991 की जनसंख्या। ठीक है, इसको भी अगर आप लोग गुणा करेंगे ना तो यहाँ से भी आप लोग का यक्ष का मान आ जाएगा 1,87,500। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। सर किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। जनसंख्या कितनी है, 4 लाख। पहले वर्ष में कितनी वृद्धि हुई, 20% की, यानी हो जाएगा 120%, परसेंट हटा के नीचे 100 आ जाएगा। और दूसरे वर्ष में इसमें 30% की वृद्धि हुई, यानी ये जो जनसंख्या पहले साल थी आप कितनी होगी, इसका 130% हो गया, है ना। वही पूछा 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। ये तो है 1 साल की और ये पूरी जो है ये 2 साल की है। 4 जीरो से 2 2 4 जीरो कट जाएगा, 12 चौक 48 जुड़े 130। तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 जीरो आ जाएगा, 13 8 104, फिर 4 हासिल 10, 13 चौका 52, 10। 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 6,24,000। इसको आप लोग रेशियो से भी लगा सकते हैं, जैसे 20% का रेशियो 1/5 और 30% का 3/10, यानी जनसंख्या अगर वर्तमान में 4 लाख है, ये हो जाएगा 5/6 रेशियो, 6/5 हो जाएगा और ये 13/, जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग हल करेंगे तो यही आ जाएगा 6,24,000। और ये कुल मिलाकर है यही, जैसे इसको भी आप लोग काटेंगे ना इन दो ऊपर नीचे को, नीचे तो ये भी ये सेम यही आएगा। अब ये सवाल भी सेम वैसा ही, ये कह रहा है कि एक पहाड़ की जनसंख्या, एक पहाड़ की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। हम लोग मान लेते हैं युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या यक्ष थी, तो युद्ध से पूर्व यक्ष थी, लेकिन 20% युद्ध में मारे गए तो बचे कितने, 80%। उसके बाद शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति महामारी में मारे गए, बचे कितने, 95%। और ये बराबर किसके है, ये है 15,200 के। ठीक है, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, तो 5 1 5, 5 45, 5 से कट जाएगा। इसको आप लोग काटेंगे, 19/152 होता है क्या, मेरे ख्याल से होता तो है, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। 4 से कट जाएगा ये 25 बार, 25/8, ये हो जाएगा 30,000। ठीक है, यानी युद्ध के पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी, 30,000।
कह रहा है कि एक शहर की 5% आबादी की मृत्यु किसी महामारी से हो गई और शेष आबादी 8% आबादी का 8% घबराहट में मर गए। यदि अब शहर की आबादी 88,274 है तो प्रारंभिक शहर की आबादी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं प्रारंभ आबादी CF थी, 5% की महामारी से हो जाती बचती कितनी है 95/100, और 8% घबराहट में मर जाते हैं तो बचते कितने हैं 92/, ठीक है, और ये बराबर है 88,274। इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसको जब आप लोग काटेंगे तो ये आ जाएगा ये वाला, ठीक है, 1,01,000। इसमें कह रहा है कि मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि होती है। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,800 रुपये है। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी? ठीक है, सेम ऐसे जनसंख्या वाला सवाल है, बस इसमें उसने शब्दों को चेंज कर दिया है। बस हम लोग मान लेते हैं 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी। 2 वर्ष पहले अगर उसकी बिक्री यक्ष थी तो पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में कितनी परसेंट की वृद्धि होती है 12% की। तो पहले वर्ष कितना हो जाएगा 112%, और दूसरे वर्ष में कितनी वृद्धि होती है 15% की। दूसरे वर्ष हो जाएगा इसका 115%, और ये बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,28,800। ठीक है, अब देखिए इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। जब आप लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे ना तो ये आ जाएगा 1,00,000। ठीक है, इसका उत्तर बी होगा। पहले आप लोग इसको खुद से कैलकुलेट करिएगा। अब कह रहा है कि अरविंद 25,000 रुपये का निवेश करके एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% साज सज्जा पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने पर खर्च करता है। इसमें एक शब्द देखने लायक है, अभी आप लोग को आगे आने वाले सवालों में लिखिएगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है इस राशि का 30% साज सज्जा पर, और उसमें कहेगा कि शेष का 20%। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि शेष, यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि शेष का 20% दुकान के लिए अन्य सामग्री खरीदने पर खर्च करता है। ठीक है, यहाँ पर शेष नहीं कह रहा, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। यानी वह 30% जो है साज सज्जा पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने पर खर्च करता है। उसकी दुकान के लिए शेष सामग्री खरीदने के लिए उसके पास कितनी राशि बची? यानी वह साज सज्जा पर कितना खर्च कर रहा है 30%, और दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने पर कितना खर्च कर रहा है 20%। यानी टोटल कितना खर्च कर रहा है वो 50%। तो इन दोनों चीज़ों पर खर्च कर दे रहा है। अब देखिए इन दोनों को हम लोगों ने इसलिए यहाँ पर जोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पर सेफ नहीं दिया है। अगर सेफ दिया होता है पहले हम लोग 100 में जो है 30 घटाते, फिर बचता 70, और 70 का जो है 20% इसमें निकाल के 20% घटाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेफ नहीं दिया हुआ इसलिए हम लोग सीधा इन दोनों को जोड़ लेते हैं। यानी वह 25,000 का 50% खर्च कर रहा है, और कह रहा है कि उसकी दुकान के लिए सेफ सामग्री खरीदने के लिए उसके पास कितनी राशि बची। ये बताइए 25,000 राशि है, 25,000 50% इसका इन दोनों में खर्च कर दिया, बचा कितना 50%। 25,000 का 50% इसका आधा हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 12,500। 25,000 का आधा वैसे भी 12,500 होगा। अब देखिए संयोग को पॉकेट मनी के रूप में एक निश्चित राशि मिलती है। वह 20% किताबें खरीदने पर और शेष का, देखिए इसमें शेष दिया हुआ, यानी 20% किताबें खरीदने पर खर्च कर दिया है, और जो 80% बचा उसका 25% स्टेशनरी खरीदने पर खर्च करता है। ठीक है, यहाँ पर इसने शेष दिया हुआ, जबकि इससे पहले वाले सवाल में उसने ये नहीं दिया था कि शेष का इतने %। ठीक है, कह रहा है कि जो बचा है उसका, यानी ये भी कह रहा है शेष, यानी जो बचा है 20% किताबें खरीदने पर और शेष का 25% स्टेशनरी खरीदने पर खर्च करता है। जो बचा यानी शेष जो बचा है उसका 10% गरीबों को दान के रूप में देता है, और शेष व मिठाई आदि खरीदने के लिए उपयोग करता है, और यह 13.50 रुपये आता है। यानी मिठाई खरीदने के लिए वो कितने रुपए खर्च कर रहा है 13.50 रुपये, उसका पॉकेट मनी है। इसको आप लोग बेसिक से भी लगा सकते हैं और रेशियो से भी लगा सकते हैं। हम लोग मान लेते हैं उसकी पॉकेट मनी यक्स है। ठीक है, पॉकेट मनी यक्स है
ये बताइए 20% किताबें खरीदने पर खर्च कर दिया है, यक्स का बचा कितना? 80%। परसेंट हटा नीचे होगा गया। अब सेफ यानी सेफ तो यही, सेफ तो इतना ही बचा है ना, ये सेफ बचा है। कह रहे इसका सेफ का 25% स्टेशनरी खरीदने पर खर्च करता है। अब बताइए इतने का अगर 25% वह स्टेशनरी खरीदने पर खर्च कर दे रहा है, बचा कितना रहा है? 25% खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा है? 75% बचाएगा। फिर इसका यानी इतने का जो बचा है, अब देखिए बचा तो इतना ही है ना, इसका 10% गरीबों को दान के रूप में देता है। 10% गरीबों को दे दिया तो बचा कितना? 90%। ठीक है, शेष इतना बचा। अब कह रहा है सेफ व मिठाई खरीदने के लिए उपयोग करता है, जो 13.50 रुपये आता है। तो देखिए परसेंट में तो इसके पास इतना बचा, लेकिन रुपए में कितना बचा? 13.50। तो ये तो हो गया उसका, ये बराबर हो जाएगा 13.50 के। बस इसी को आप लोग काट दीजिए, आप लोग का यस का मान आ जाएगा। देखिए दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे आप लोग 2 जीरो लिख सकते हैं। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 से 4 कट जाएगा और 5 से काटेंगे, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 40 और 3 से काटेंगे। कुल मिला के अगर आप लोग इसको 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 बचे 15। ये कितना हो गया? यक्स बराबर जो है 18 से काटेंगे तो 18 का 18, 18 दूनी 36 जाएगा, बचेगा 9, 18 पंचे 90। ठीक है, यहाँ 25 बचा, क्योंकि 100 से ये 100 कट जाएगा और यहाँ पर यक्स बराबर कितना बचा? 25। अब देखिए यहाँ पर इसको काटने में थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है आप लोग को समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग खुद इसको एक कॉपी में अच्छे से काट लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से यक्स का मान कितना आ गया? 25 रुपये। उसकी पॉकेट मनी कितनी है? 25 रुपये। इसको आप लोग रेशियो से भी लगा सकते हैं। जैसे उसकी पॉकेट मनी आप लोगों ने यक्स माना है, तो 20% हम लोग पहले पैसे चेंज कर लेते हैं। 20% का रेशियो कितना हो जाएगा? 1/5। यानी 5 रेशियो का 1 रेशियो जो है किताबें खरीदने पर खर्च कर दिया, तो पता कितना? यक्स का 4/5 रेशियो है ना। और वैसे 25% का रेशियो कितना हो जाएगा? 1/4। यानी 4 रेशियो में से 1 रेशियो जो है स्टेशनरी खरीदने पर खर्च करता है, बचता कितना है? 4 रेशियो में जो है 3 रेशियो, यानी 3/4। वैसे ही 10% गरीबों को दान में देता है, तो 10% का रेशियो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/10। यानी 10 रेशियो का 1 रेशियो गरीबों को दान में देता है, तो कितना बचता है? 9/। इसको भी आप लोग 13.50 के बराबर रखेंगे, काटेंगे, सेम उत्तर यहाँ से भी का 25 रुपये आएगा। अब क्या है, अगर हम लोग ना इसका रेशियो वाला तरीका अपनाते हैं, जिससे अगर हम लोग को इसका रेशियो याद रहता है ना, तो हम लोग की काफ़ी सारी कैलकुलेशन बच जाती है। ठीक है, कह रहा है कि मनीष अपने वेतन का 30% भाग अपनी माता को देता है। शेष वेतन का 40% भाग वह बीमा योजना एवं भविष्य निधि में क्रमशः 4:3 के अनुपात में निवेश करता है एवं शेष वेतन वह अपने बैंक खाते में जमा करता है। यदि उसके द्वारा अपने माता को दी गई धनराशि एवं बीमा योजना में निवेशित धनराशि का अंतर 6,300 रुपये है, तो मनीष का वेतन कितना है? ये सवाल भी पूछा गया है और आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो 100% वेतन है, इसमें से जो है 30% तो वो अपनी माता को देता है। 100% वेतन है, 30% अपनी माता को देता है, तो बचता कितना है? 70%। कह रहा है शेष का 40%, यानी 70 का 40%। हम लोग निकालते हैं 70 का 40% कितना होगा। ये हो जाएगा 28%। यानी 70 का 40% कितना होगा? 28%। यानी 28% जो राशि है वह बीमा योजना। ठीक है, 100 का 30% माता को दिया, शेष में से यानी 70% बचा, 70 का 28% जो है बीमा योजना एवं भविष्य निधि में निवेश करता है। तो 70 का 40% कितना हो गया? 28%। ठीक है, 28% जो है वह बीमा और जो है भविष्य निधि, यानी इसको बोलते हैं पीपीएफ, इसमें जो है निवेश करता है। लेकिन किस क्रम में करता है? 4:3। तो हम लोग को 28% को जो है 4:3 के रेशियो में बांटना पड़ेगा। जो 4 रेशियो होगा वो क्या होगा? बीमा, 3 रेशियो पीपीएफ। ठीक है,
ध्यान से आप लोग समझिए, जो 28% जो है बीमा योजना और भविष्य निधि में खर्च कर रहा है, वह 4:3 के रेशियो में खर्च कर रहा है। देखिए यहाँ पर कह रहा है शेष वेतन का 40%, ठीक है, यानी शेष वेतन कितना है 70 का 40%, ठीक है, 70 का 40% निकाला तो 28% आ गया। 28 को हम जब लोग 4:3 बांटेंगे, हम लोग पहले इसको बांट लेते हैं, यानी 28% जो है वह कितने किसके बराबर है, 4:3 रेशियो के, है ना। बीमा का लाना है तो हो जाएगा 4 रेशियो, 4 रेशियो का माल लाना है तो हम लोग 25 हो जाएगा 4, यानी बीमा बीमा में कितना निवेश कर रहा है 16%। 28 का 16% जो है वह बीमा में निवेश कर रहा है। तो पीपीएफ में कितना करेगा, अब 12 बच रहा है तो 12 जो है पीपीएफ में करेगा। या आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसे 28 जो है बात के बराबर है ना, और पीपीएफ का रेशियो कितना है 3, 28 5 रेशियो के बराबर, 3 रेशियो का माल लाना है तो 25 यानी हो जाएगा 12%। अब यानी 28% में 16% जो है बीमा में निवेश कर रहा है और 12% जो है पीपीएफ में निवेश कर रहा है। और आगे कह रहा है कि उसके द्वारा अपने माता को दी गई धनराशि, माता को कितना दे रहा है 30%, माता को दी गई धनराशि एवं बीमा योजना, बीमा योजना में कितना कर रहा है निवेश 16%, में निवेशित धनराशि का अंतर 6300 रुपये है। ये बताइए इन दोनों का अंतर क्या 6300 के बराबर है, बिल्कुल। हम लोग कह सकते हैं कि 6300 जो है इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 14%, 6300 जो है 14% के बराबर। पूछा मनीष का वेतन, तो मनीष का वेतन जो है 100% होगा, है ना। तो 6300 जो है माता और बीमा इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो 30 में 16 घटाया तो इसका अंतर आ गया 14%। तो काटेंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 14, 5 9 63, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 450, यहाँ से हो जाएगा 45,000। ये बताइए मनीष का वेतन कितना था 45,000। या आप लोग ऐसा भी क्या कर सकते हैं कि मनीष का वेतन आप लोग यक्ष मानिए, तो यक्ष का 14% किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,300 के, ठीक है। ये बढ़िया सवाल था। ये सवाल भी आसान है, कह रहा है कि एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे और शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। यदि 4,800 खिलौने सही स्थिति में हैं तो बनाए गए खिलौने की मूल संख्या कितनी थी, ठीक है। आप लोग इसको रेशियो से भी लगा सकते हैं, आप लोग परसेंटेज से, दोनों से आप लोग लगा सकते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि मूल खिलौने की संख्या यक्ष थी और 20% दोष था, तो सही कितना था यक्ष का 80%। अब इसमें से यानी कह रहा है शेष खिलौनों में से, तो शेष कितना बचा, इसमें से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे, तो सही कितने थे 75%। ये बराबर हो जाएगा 4,800 के, है ना। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 25 75, 25 चौक 100 और 4 से 4 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 छंग 18, यक्ष बराबर हो जाएगा 16 पंचे 80, यक्ष बराबर हो जाएगा 800। यानी मूल खिलौनों की संख्या कितनी थी 8,000। कह रहा है कि बिजली के बल्बों की एक खेप में 4% टूट गए और शेष में से 25% दोषपूर्ण पाए गए। यदि टूटे और खराब बल्बों की कुल संख्या 112 है तो खेप में बल्बों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान सवाल, इसको आप लोग दोनों तरीके से लगा सकते हैं। ये बताइए अगर हम खेत में बल्बों की संख्या जो है तो मिलाकर अगर हम लोग 100% माने, ठीक है, बल्बों की संख्या कुल मिलाकर 100% माने, इसमें से 4% तो टूट गया, बचा कितना 98%, और शेष में से 25% दोषपूर्ण पाए गए। वही कितने पाए गए 75%। जीरो से जीरो का 100 से 100 कट जाएगा, 25 में 75, 25 चौक 100, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 और 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 3 6 5 72, ठीक है। अब 72%। ये बताइए पहले बल्ब कितने थे 100%, जब टूट गए और दोषपूर्ण पाए गए उन दोनों को निकाल दिया गया तब कितना बचा 72%। पहले 100% था, इन दोनों को निकाल दिया गया तब बल्बों की संख्या कितनी बची 72%। ये बताइए बल्ब कितने कम हुए
ये कम हुए 100 - 72 यानी 28% बल्ब जो है कम हो गए। और रियल संख्या में कितने कम हो रहे हैं, कह रहा है कि टूटे और खराब बल्बों की संख्या 112 है। हम लोग कह सकते हैं कि 112 जो है 28% के बराबर है ना। 112 जो है 28% के बराबर है। और हमें खेप में बल्बों की संख्या ज्ञात करनी है तो 100% से पूरा करना पड़ेगा। परसेंट से परसेंट, 528, 5 एकम 7, 5 42, 4 से काट देंगे 4 जाएगा, आ जाएगा 400। ठीक है, तो खेप में बल्बों की संख्या कितनी हो जाएगी, 400। और इसको आप लोग रेशियो से भी लगा सकते हैं, जैसे देखिए पहले और अब। ठीक है, 4% टूट गए तो 4% का रेशियो कितना होता है, 1/25, यानी पहले 25 थे, अब एक रेशियो टूट गया, कितना बचा, 24। और 25% दो फूट पाए गए, 25% का रेशियो 1/4, यानी पहले 4 था, एक टूट गया, कितना बचा, 3। तो पहले बल्ब कितने थे, 25 के ऊपर 100, पहले 100 रेशियो था, अब कितना बचा, 24 × 72, है ना। पहले 100 रेशियो बल्ब थे, अब 72 रेशियो बचा, यानी कितने रेशियो कम हो रहा है, ये हो रहा है 28 रेशियो। हम लोग यहाँ से भी कह सकते हैं कि 112 जो है 28 रेशियो के बराबर है। और पूछा है खेप में बल्बों की संख्या ज्ञात कीजिए, पहले बल्ब कितने थे, 100 रेशियो से गुणा हो जाएगा, यहाँ से भी आप लोग का उत्तर 400 आएगा। जेफरी अपने वेतन का 13% विकलांग संगठनों, 12% अनाथालयों और 14% शारीरिक रूप से विकलांग संगठनों और 16% चिकित्सा सहायता संगठनों को दान करता है। शेष राशि 23,445 रुपये मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। अनाथालय में दान की गई राशि ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि 13% विकलांगों को दान कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि शेष का 12%। यहाँ पर शेष नहीं दिया हुआ, इसलिए हम लोग इन सारे परसेंटेज को जोड़ लेंगे। 13% जो है विकलांग संगठनों को दे रहा है, 12% अनाथालयों को, यहाँ पर शेष का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए हम लोग उसका टोटल खर्च निकालने के लिए इन सबको जोड़ लेंगे। 14% शारीरिक वालों को और 16% चिकित्सा सहायता संगठनों को दान करता है। तो इन सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 4 10, 5 15 की 5, 55% जो है वह खर्च कर रहा है। और कह रहा है शेष राशि 23,445 मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा कर रहा है। जमा कितना कर रहा है, 55% खर्च कर रहा है, यानी 45% जो है वह जमा कर रहा है। हम लोग कह सकते हैं कि 23,445 किसके बराबर है, 45% के। ठीक है, रुपए में तो 23,445 जमा कर रहा है, लेकिन परसेंट में 45% जमा कर रहा है। और पूछा है कि अनाथालय में दान की भी राशि ज्ञात कीजिए। 23,445 45% के बराबर, अनाथालय में इसने कितना दिया हुआ है, 12%, 12% से गुणा हो जाएगा। फिर परसेंट पे परसेंट कट गया, ये जो है 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 पचे 15। हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 23,445 गुणे 4/15, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 36, 5 48, 5 9 48, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 जंग 18, 3 तिरका 4 तिहाई 12, 4 छम 24 25, 6,252 जो है वह अनाथालय में दान कर रहा है। मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का 10% खरीदारी, रेस्तरां और मॉल जाने पर खर्च करती है। बाकी 80% उसके घर के खर्च पर खर्च किया जाता है और 10% की बचत होती है। यदि मासिक गृह खर्च व्यय 48,000 रुपये है तो मासिक आय क्या है। देखिए, तो खरीदारी पर कितना खर्च कर रही है, वह कर रही है 10%। और बचत कितनी कर रही है, बचत कर रही है 10% की। और घर के खर्च पर कितना खर्च कर रही है, वह कर रही है 80%। और घर पर कितना व्यय कर रही है रुपए में, घर पर जो है रुपए में वह जो है 48,000 व्यय कर रही है।
यानी हम लोग कह सकते हैं कि 48% जो है, 48,000 जो है 80% के बराबर होगा। 48,000 जो है 80% के बराबर होगा। और पूछा क्या है, मासिक आय क्या है। तो मासिक आय जाहिर सी बात है 100% होगा, है ना। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 से जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 पंचे 60, यानी 60,000। उसकी मासिक आय कितनी है, 60,000। मेरा बिना अपने वेतन का 16% हिस्सा दृष्टिहीनों की संस्था को, 12% अनाथों की संस्था को, 13% दिव्यांगों की संस्था को दान देता है, और वह अपने वेतन का 14% हिस्सा मेडिकल कैंप की स्थापना में मदद के रूप में देता है। शेष 20,925 रुपये वह अपने मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। अनाथों की संस्था को वह कितने रुपए दान देता है। आसान सवाल है, ऐसे सवाल मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसका उत्तर जो है 5,580 होगा। आप लोग इसको खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। यहाँ पर सेफ नहीं दिया है, इसलिए 16, 12, 13 और 14 ये सब जुड़ जाएगा और 100 में से माइनस हो जाएगा। जो बचेगा वह 20,925 के बराबर हो जाएगा। और अनाथों को दे रहा 12%, तो गुणा 12 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको खुद लगाइएगा। अब देखिए 118, 119, 120 और 121, ये चार सवाल एकदम सेम एक ही तरह के हैं, ठीक है। एकदम 98% सेम सवाल हैं, बस शब्द इसमें चेंज कर दिया, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। कह रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 50,000 रुपए है, ठीक है। यहाँ पर मासिक आय दी है, मासिक आय 50,000 रुपए है। वह इसका 25% कर पर, शेष का 30% घरेलू व्यय पर और इसके पश्चात शेष का 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। वह अपनी आय का शेष भाग बचत करता है। उक्त आंकड़ों को, यानी इन आंकड़ों को सभी 12 महीनों के लिए समान मानते हुए वह व्यक्ति प्रति वर्ष कितनी बचत करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उसकी मासिक आय दिया हुआ है, मासिक आय कितनी है 50,000। इसको हम लोग उसका सालाना आय यानी वार्षिक आय में बदल लेते हैं। इस मासिक आय को वार्षिक आय में बदलने के लिए 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो जाएगा 12 पंचे 60। उसकी सालाना आय कितनी हो जाएगी, सालाना आय उसकी हो जाएगी 6 लाख, ठीक है। कह रहा है इसका 25% भाग कर पर, ठीक है। 6 लाख का 25% कर पर कर रहा है खर्च, तो इसका बच कितना रहा है 75%। अब कह रहा है शेष का, यानी इतना ये शेष बचा, इसका जो है 30% घरेलू व्यय पर, इसका घरेलू व्यय पर खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा इसका 70%। और इसके 50 शेष का 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। 10% खर्च कर रहा है शेष पर, बचा कितना रहा है 90%, ठीक है। और कर वह अपनी आय का शेष भाग बचत करता है, तो उसकी बचत कितनी है, ये इसकी टोटल बचत हो गई, ठीक है। इसको आप लोग हल करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से यहाँ पर भी 2 जीरो कट जाएगा। जब आप लोग इसको और आगे हल करेंगे ना, यहाँ पर ये आ जाएगा 2,83,500, ठीक है। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आ जाएगा 2,83,500, इसका उत्तर आ जाएगा। आप लोग गुणा कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगली वाली क्लास में।